इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम ग्लोबल लीगल सिस्टम को पढ़ने लगे, यानी कि ये पूरी दुनिया में जो भी लीगल सिस्टम्स मौजूद हैं, जो भी लॉज मौजूद हैं, उनके ऊपर ये टॉपिक है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन में लिखा है देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड. The global legal system is a system of laws, courts and other institutions that provides legal solutions to international problems. यहाँ पे ये लिखा है कि पूरे दुनिया में 100 या thousands लीगल सिस्टम मौजूद हैं, यानी कि जैसे कि हम सिविल लॉ पढ़ते हैं, कॉमन लॉ पढ़ते हैं, इस तरह के जितने भी लॉज मौजूद हैं, वो बहुत सारे लॉज हर कंट्री में अलग अलग डिफरेंट मौजूद होते हैं। ये बात यहाँ लिखी है। द ग्लोबल लीगल सिस्टम कह रहे हैं कि ग्लोबल लीगल सिस्टम में जो है कोर्ट्स मौजूद होती हैं, लॉज मौजूद होते हैं और वो सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद होते हैं जो कि लीगल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो लॉ को डील करें, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं ग्लोबल लीगल सिस्टम में आती हैं और जो ग्लोबल लीगल सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल पे डील करेगा, ठीक है। आप इसको नॉर्मल एक कंट्री के ऊपर ना पढ़िएगा, बल्कि ये ग्लोबल लीगल सिस्टम पूरी दुनिया के लॉज को डील करता है, ठीक है। तो पर्पज़ ऑफ लीगल सिस्टम, पर्पज़ क्या है लीगल सिस्टम होने का? द पर्पज़ ऑफ लीगल सिस्टम इज़ टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी एंड टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द पीपल हु मेक अप द सोसाइटी। लीगल सिस्टम से क्या होता है कि लॉज होते हैं, उसमें लीगल सिस्टम में लॉज होंगे तो सोसाइटी चलेगी, ठीक है। लॉज होंगे तो क्राइम्स नहीं होगा, ठीक है। लॉज होंगे तो क्रिमिनल्स को सज़ा मिलेगी। तो बेसिकली लीगल सिस्टम सोसाइटी को चलाने में काम आता है। सोसाइटी इसके लिए रूल्स प्रोवाइड करता है कि सोसाइटी को इस तरह चलना चाहिए, क्राइम हो गए तो क्रिमिनल्स को सज़ा देनी चाहिए। सारी चीज़ों को हम कहते हैं रूल्स, ठीक है। रूल्स कौन बनाता है? लीगल सिस्टम बनाता है, लॉज बनाते हैं। यही चीज़ है कि यही इसका पर्पज़ है कि लीगल सिस्टम जो है सोसाइटी को चलाने के लिए रूल्स बना दे ताकि लोगों के लिए राइट्स बनाए जा सकें, लोगों के राइट्स वायलेट हो तो उनको सज़ा मिल सके। इससे लीगल सिस्टम ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल सिस्टम, legal system is important for our society because legal system establishes our procedure, provides rules, regulation and laws in a society. जो मैंने ऊपर बताया था कि लीगल सिस्टम होने से लॉज मौजूद होते हैं। लॉज बनने से क्या होता है कि रूल्स बनाए जाते हैं कि सोसाइटी को इस तरह से चलना है, सोसाइटी को उस तरह से चलना है। वही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। एंड लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट्स पीपल्स राइट्स, सो विदाउट लीगल सिस्टम नो सोसाइटी कैन वर्क। लीगल सिस्टम जो है लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और विदाउट लीगल सिस्टम जो है सोसाइटी वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि देखो अगर लॉ नहीं होगा सोसाइटी में तो क्राइम लोग करेंगे खुलेआम, ठीक है। हर बंदा अपनी मर्जी से चलेगा और फिर इससे नुकसान होगा दूसरों को, ठीक है। तो अगर लॉ होगा, लीगल सिस्टम होगा तो सोसाइटी तभी अच्छी चल सकती है। अपडेटिंग लॉज इन ए प्रोग्रेसिव कंट्री, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कंट्री लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है, द लॉज रूल्स एंड इट्स रेगुलेशंस चेंज। जो कंट्री प्रोग्रेस करता है उसके लॉज और रूल्स और रेगुलेशन हर चीज़ जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। ड्यू टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री, जिस तरह से कंट्री चेंज होता है उसी हिसाब से उसके लॉज चेंज होते हैं। एवरी लीगल सिस्टम कंटेन्स रूल्स टू मेक न्यू लॉज एंड फिनिश द ओल्ड लॉज। जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लीगल सिस्टम जो है न्यू लॉज बनाती है और पुराने लॉज को ख़त्म भी कर देती है, क्योंकि कंट्री अगर चेंज हो रहा है तो उसमें पुराने लॉज की अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको ख़त्म भी कर सकती है लीगल सिस्टम। और लीगल सिस्टम नए लॉज भी बना सकती है चेंजिंग कंट्री के हिसाब से। ये बात यहाँ लिखी है। अब अगला पॉइंट है द वर्ड लॉ इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट रिलीजन। कह रहे हैं लॉ का जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है लॉ का, वो हर कंट्री में डिफरेंट है। कैसे? अगर आप हिंदू की बात करें, इंडियन लोग जो हैं लॉ को धर्मा कहते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रांस में जाएं तो फ्रांस में लॉ को कहते हैं ड्रॉइड, ठीक है। अगर आप रोम में जाएं, रोम में लॉ को कहते हैं जोर। और अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स लॉ को कहते हैं हुक्मा। बेसिकली ये रूल्स होते हैं, ठीक है। हम मुसलमान लॉज को रूल्स भी कहते हैं और हुक्मा भी कहते हैं। वैसे ही इन लोगों ने लॉज को और रूल्स को ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है। लॉ का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ? द टर्म लॉ इज ड्राइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड लैग, इट मीन्स फिक्स्ड और इवनली। लॉ का वर्ड बेसिकली जर्मनी से निकला है, ठीक है। जर्मन ने इस वर्ड लॉ को लैग पहले बोला था, बाद में लॉ लैग से वो लॉ बन गया, ठीक है। लैग का मतलब है फिक्स्ड या इवनली। कोई चीज़ फिक्स्ड हो जिसको चेंज ना किया जा सकते, उसको हम कहते हैं लॉ। तो बेसिकली ये जर्मनी से निकला है लॉ का वर्ड। अब मीनिंग ऑफ लॉ हमने ब्लैकस्टर डिक्शनरी से लिया है कि लॉ का मतलब है लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ एंड हैविंग बाइंडिंग लीगल फोर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लॉ एक बॉडी है ऑफ रूल्स की, ठीक है। लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स है, यानी कि लॉ के अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है, जो एक्शंस कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो भी रूल्स लॉ लिखवाता है उसी रूल से क्या होता है कि कंट्री चलती है, कंट्री एक्शन करती है, कंट्री वर्क करती है, ठीक है। और उन रूल्स को कौन लिखता है? एक कंट्रोलिंग सोसाइटी, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी लिखती है, जो कि उस यानी कि जो सोसाइटी के अंदर जो इंचार्ज होता है, जैसे कि हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो बड़े लोग हैं जो कि कंट्री को चला रहे हैं, वही लोग ही लॉज को लिखते हैं, ठीक है।
तो उन्हीं अथॉरिटीज़ की वजह से लॉज बनाए जाते हैं। उन लॉज को बनाने से क्या होता है कि रूल्स बनते हैं, उन रूल्स से क्या होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं कि हमें किस तरह से लाइक रोड्स को क्रॉस करना है, रेड सिग्नल्स को तोड़ना नहीं है, ये सारे रूल्स होते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा है कि लॉ होता क्या है और लॉ को बनाता कौन है। ओरिजिन कहाँ से हुआ लॉ का? लॉ वॉज टेकन आउट फ्रॉम द वर्ड लेगू ऑफ द स्कैंडिनेवियन ओरिजिन। बेसिकली स्कैंडिनेवियन ओरिजिन से ही लॉ निकला था, ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है। लॉ का फर्स्ट यूज़ जो है 12th सेंचुरी में हुआ था। इससे पहले लॉ को लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते थे, किसी और नाम से यूज़ करते थे लॉ को, ठीक है। 12th सेंचुरी में ही लॉ का यूज़ होना शुरू हो गया, यानी कि लॉ के नाम को 12th सेंचुरी में लोगों ने यूज़ किया। डेफिनेशन जो है हमने सेलमट की ली है लॉ की, कि सेलमट कहता है लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। कह रहे हैं कि लॉ जो है एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर प्रिंसिपल्स या रूल्स लिखे जाते हैं। मैंने पहले ऊपर ही बता दिया था कि लॉ के अंदर जो है कुछ रूल्स लिखे जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स लिखी जाती हैं, जो इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हो सके कंट्री की। यानी कि जो भी लॉ रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखता है उससे क्या होता है कि कंट्री चलता है, ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है। अब दूसरी डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पे, अ लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रिटेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। यहाँ पे लीगल सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है कि लीगल सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर है और एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लॉ बनता है और लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। ये बात यहाँ लिखी है कि बेसिकली लीगल सिस्टम से लॉ को बनाया जाता है, ये लिखा हुआ था। अब रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है कि बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट। देखो लॉ तभी होगा ना जब वहाँ पे स्टेट मौजूद होगा। स्टेट में क्या चीज़ होती है मौजूद? स्टेट के अंदर होता है गवर्नमेंट मौजूद होती है, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, स्टेट के अंदर जो है बहुत सारी स्टेट्स और डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, सही है। तो बेसिकली अगर ये सबको हम स्टेट कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, सोसाइटीज़ होती हैं, पुलिस होती है, इन सब को हम स्टेट कहते हैं। अगर स्टेट होगी तभी लॉ बनेगा। अगर स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो लॉ की ज़रूरत ही क्या है? लाइक स्टेट हो गई जिसमें गवर्नमेंट चल रही है, लेजिस्लेटिव ब्रांच चल रही है, पुलिस चल रही है, सोसाइटी चल रही है, उस स्टेट को हम कहेंगे कि उसके अंदर लॉ होगा, ठीक है। तो अगर स्टेट नहीं होगी तो लॉ भी नहीं होगा, ये बात यहाँ लिखी है। दूसरे पॉइंट में लिखा है बिफोर द स्टेट देयर मस्ट बी अ सोसाइटी। अब स्टेट बनने से पहले सोसाइटी का होना जरूरी है। देखो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में होते हैं ह्यूमंस, ठीक है। अगर इंसान ही नहीं होंगे तो स्टेट ही नहीं बनेगा, अगर स्टेट ही नहीं होगा तो लॉ ही नहीं बनेगा, यही बात यहाँ पे लिखी है। स्टेट एंड सोसाइटी डेवलप अ लीगल ऑर्डर टू बी फॉलोड। कह रहे हैं कि जब सोसाइटी बन जाती है और जब स्टेट बन जाता है, तो जब सोसाइटी और स्टेट बन जाते हैं फिर वो अपने लिए लीगल सिस्टम डेवलप करता है, लीगल ऑर्डर्स डेवलप करता है ताकि उन सोसाइटी को और स्टेट को चलाया जा सके। फाइनली लॉ ऑलवेज हैज़ अ पर्पस, और लॉ बनाने का एक पर्पस ये होता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि रेड लाइट को तोड़ा ना जाए, ताकि अगर ऑब्वियसली कोई रेड लाइट तोड़ेगा तो उसका एक्सीडेंट होगा, दूसरों का नुकसान होगा। तो यही पर्पस है लॉ का कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों को नुकसान ना हो। क्यों बनाया गया? अब देखो ये लॉ बनाया गया कि रेड लाइट कोई तोड़ेगा तो उससे फाइन लिया जाए। ये बनाने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? यही पर्पस है ना कि दूसरे लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई मरे ना। जाहिर बात है कोई रेड लाइट तोड़ेगा और स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो किसी और का एक्सीडेंट होगा, उसकी जान जाएगी। तो बेसिकली लॉ जब भी बनाया जाता है तो उसका एक पर्पस होता है, और भी बहुत सारे पर्पसेज हैं, ठीक है। क्राइम के ऊपर भी बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं क्राइम्स के ऊपर लॉज? ताकि कोई चोरी करेगा तो उसको जेल हो गया। अगर ये चीज़ ना रखी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर चोरियाँ करना शुरू कर देंगे। यही पर्पज़ है कि लॉ बनाने का पर्पज़ यहाँ पर ये है कि चोरी ना की जाए, ठीक है। अगर ये लॉ नहीं मौजूद होगा क्राइम का तो सारे लोग चोरियां करना शुरू हो जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया, ये इसका पर्पज़ है। तो यहाँ पे यही बात लिखी जा रही है कि लॉ बनने के लिए एक पर्पज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। पर्पज़ होगा तो लॉ बनेगा। रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। सोसाइटी में लॉ किस तरह से अदा होता है कि उस सोसाइटी के अंदर लॉ जो है मेंटेन करता है ऑर्डर्स को, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को, लोगों के लाइट और लिबर्टीज़ एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इन बातों को हम आगे पढ़ने लगे हैं। कह रहे हैं कि द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एनफोर्स लॉज इन सोसाइटी एंड विल मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी एंड इट विल हेल्प इन मेकिंग द सोसाइटी सिक्योर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर लॉ मौजूद होगा तब ही सोसाइटीज मेंटेन रहेगी, सिक्योर रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये वही अथॉरिटी है जो कि उस कंट्री को, सोसाइटी को चला रही है, जो बड़े अथॉरिटीज़ है, ठीक है। अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि वो लोग जो कंट्री को और सोसाइटी को चला रहे हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है या कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो खुद ही लॉज को इन्फोर्स कराएगी, ज़बरदस्ती लोगों पे लगाएगी ताकि सोसाइटी के अंदर ऑर्डर जो है मेंटेन रहे, लोग जो है चोरियाँ ना करें, क्राइम्स ना करें, हर चीज़ मेंटेन रहे, लोगों की राइट्स प्रोटेक्ट रहे, सोसाइटी सिक्योर रहे, ठीक है। लॉ होने से लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। डिस्प्यूट का मतलब है मसले, प्रॉब्लम्स, ठीक है।
There are many unavoided disputes in the society and legal system provides method for resolving these disputes with the help of court system. कह रहे हैं कि कोर्ट्स की हेल्प के थ्रू लोगों के मसलों को सॉल्व करवाया जाता है. ये कैसे सॉल्व किया गया है? लीगल सिस्टम ने हेल्प किया. ये लीगल सिस्टम ने क्या हेल्प किया कि कोर्ट्स हमें बना के नहीं. कोर्ट्स बनाने से क्या हुआ कि हम लोग जो भी हमारी लड़ाई होती है हम कोर्ट्स में लेके चले जाते हैं और कोर्ट्स हमारे मसलों को सॉल्व करती है. इवन दो कोर्ट्स ने हमारे लिए एक इनएक्सपेंसिव मेथड भी बना दी है जिसको हम कहते हैं एडीआर सिस्टम. ठीक है, एडीआर सिस्टम जो है कोर्ट्स के बाहर वाला मेथड है कि आप कोर्ट के बाहर ही अपने मसलों को सॉल्व कर दें. ये इनएक्सपेंसिव है और फास्ट होता है, जिससे क्या होता है कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है, मसलों को सॉल्व किया जाता है. तो बेसिकली लॉ ने हमें कोर्ट सिस्टम दिया है और एडीआर सिस्टम दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि हम अपने मसलों को सॉल्व कर सकते हैं. ये बातें यहाँ लिखी हैं. अब तीसरा पॉइंट था प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड लिबर्टी. लॉ होने से, लीगल सिस्टम होने से क्या होता है कि हमारे राइट्स को और लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है. कोई भी बंदा हमारे राइट्स वॉलेट करेगा, ख़राब करेगा, तो हम कोर्ट में जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं और कोर्ट उस बंदे को सज़ा दे सकती है. ये बातें यहाँ लिखी हैं. अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड और लीगल सिस्टम इन आवर सोसाइटी. कह रहे हैं कि लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, लीगल सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में. ठीक है, लॉ प्रोवाइड्स अ सोसाइटी टू बी पीसफुल एंड प्रॉब्लम फ्री. लॉ होने से क्या होता है कि हमारी सोसाइटी पीसफुल रहती है, पुरसकून रहती है. ठीक है, और प्रॉब्लम फ्री रहती है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स कम आती हैं. ठीक है, प्रॉब्लम्स कैसे कम आती है? अगर हमने लॉज बनाया है क्राइम के ऊपर कि लोग चोरी ना करें, उनको सजा मिलेंगी. अगर लॉ होगा तो चोरी नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी लोगों को, सोसाइटी पीसफुल रहेगी. लॉ कैन गिव प्रोटेक्शन टू द विक्टिम्स एंड विल पनिश दोज हु हैव डन अनलॉफुल एक्शन. यानी कि जिन लोगों ने गलत काम किया है उनको लॉ जो है सज़ा देगी, पनिश करेगी, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान को भरेगी, आसानी देगी. ठीक है, और जिन लोगों ने नुकसान किया उन्हीं से ही उनके पैसे दिलवाए जाएंगे कि आप इनका नुकसान पूरा करें. तो लाइक लॉ ही कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता. Law is a method in which human rights are protected. Law can provide rights and liberties to citizens. If we do not have laws in our society, then our society would not be able to function properly. यहाँ भी ये कह रहे हैं कि लॉ जो है हमारी सोसाइटी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. अगर लॉ नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी अच्छे से नहीं चलेगी. ज़ाहिर बात है, अगर लॉ होगा तो सोसाइटी अच्छी चलेगी, उसमें राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, क्राइम्स नहीं होंगे. ये बात यहाँ लिखी है. Law provides harsh punishment to the criminals and this will save our future generation from becoming criminals. Law क्या करता है कि पनिशमेंट दे देता है उन लोगों को जो कि क्राइम्स करते हैं. ठीक है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम्स करते हैं, उनको इतनी बुरी पनिशमेंट मिलती है कि जो आने वाली जनरेशन है उन पनिशमेंट्स के बारे में सुन के इतना डर जाती है कि वो भी उस पनिशमेंट को नहीं करते फ्यूचर में. जिससे क्या होता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो प्रोटेक्टेड रहती है क्रिमिनल बनने से. लॉ रेगुलेट्स द लाइफ एंड विदाउट लॉ देयर इज क्योस एंड कन्फ्यूजन. कह रहे हैं लॉ जो है हमारी ज़िंदगी को चलाता है और विदाउट लॉ हमारी ज़िंदगी में क्योस होगा, लड़ाई होती रहेगी, परेशानियाँ आती रहेंगी और कन्फ्यूजन रहेगी हर जगह, क्योंकि लोग ऑब्वियसली कन्फ्यूज रहेंगे अगर लॉ नहीं होगा उनके साथ. ठीक है, टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम इन आवर वर्ल्ड. कह रहे हैं कि हमारे पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ में किस किस टाइप के लीगल सिस्टम है. यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 ही लिखी हैं. ठीक है, आप अपनी मर्जी से और भी ऐड कर सकते हैं. पहला हमारे पास यहाँ पे सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है, रिलीजियस लॉ है, कैनन लॉ है, कस्टमरी लॉ एंड ज्यूइश लॉ. ये वो लॉज हैं जो कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अब हम इनको पढ़ने लगे हैं. पहला है सिविल लॉ. Civil law is mainly derived from the Roman Empire and it is in the codified document of Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. ठीक है, Corpus Juris Civilis बेसिकली, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. रोम का जो कंट्री था उसमें एक किंग रहता था, उस किंग का नाम था जस्टिनियन. ठीक है, उस जस्टिनियन ने सारे लोगों को ऑर्डर दिया कि वो एक किताब लिखें जिसमें सारे सिविल लॉज ऐड कर दिए जाएँ. उस किताब का नाम दे दिया गया Corpus Juris Civilis का. ठीक है, इस Corpus Juris Civilis के अंदर सारे सिविल लॉज मौजूद थे जो कि रोम के उस एरिया में मौजूद थे. यानी कि रोम में जितने सिविल लॉज थे वो ही Corpus Juris Civilis में डाले गए. तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो सिविल लॉ है वो बेसिकली रोम से निकला है. ठीक है, और रोम की कौन सी किताब से निकला है? Corpus Juris Civilis की किताब से. आप इसके अंदर किंग जस्टिनियन के बारे में भी लिख सकते हैं. कॉमन लॉ जो है वो ड्राइव हुआ है केस डिसीजन से, हुआ है जज से हुआ है. ठीक है, कॉमन लॉ डेवलप्ड इन इंग्लैंड. बेसिकली जो जजेस हैं वो जब भी कोई कोर्ट में केस के ऊपर डिसीजंस देते हैं उन डिसीजन से कॉमन लॉ बना. ये बात यहाँ लिखी है. One of the most fundamental document to shape common law is Magna Carta, which placed limits on the power of English king. Basically, Magna Carta एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने कॉमन लॉ को बनाया. ठीक है, मैग्ना कार्टा बनने से क्या हुआ कि किंग्स की जो पावर्स हैं उसको कम कर दी गई. इससे क्या हुआ कि नॉर्मल सिटीजन्स को राइट ज़्यादा मिलना शुरू हो गए. तो बेसिकली कॉमन लॉ जो है मैग्ना कार्टा से निकला है. ठीक है, और कॉमन लॉ जो है जजेस के डिसीजन से भी निकला है. ये बात यहाँ लिखी है. अब रिलीजियस लॉ में होते हैं हमारे पास हिंदू लॉज आ जाएंगे, इस्लामिक लॉज आ जाएंगे, क्रिश्चियन लॉज आ जाएंगे. सही है, तो जितने भी हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कंट्री में जितने भी
रिलीजियस लॉ है, कंट्री की बात नहीं करी बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लॉज मौजूद हैं जो रिलीजियस लॉज हैं उनके ऊपर ये टॉपिक लिखा हुआ है। रिलीजियस लॉज रेफर टू अ रिलीजियस सिस्टम और डॉक्यूमेंट यूज टू अ लीगल सोर्स। द मेन रिलीजियस सोर्स आर शरिया इन इस्लाम, हलाका इन जुडिशम, कैनन लॉ इन क्रिश्चियन। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने 3 लॉज लिखे हैं। एक पहला वाला इस्लाम वाला लॉ है, दूसरा जूइश वाला लॉ है और तीसरा कैनन वाला लॉ है जो कि क्रिश्चियंस के ऊपर है। The Islamic legal system of Sharia and Fiqh is the most widely used in religious law in the world. Basically जो फ़िक़्ह है और शरिया है वो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारी सऊदी अरेबिया हो गया या पाकिस्तान हो गया या तुर्की हो गया, जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारे जो हैं शरिया और फ़िक़्ह के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, ये इस्लामिक लॉज हैं जो कि शरिया इस्लामिक लॉ और फ़िक़्ह इस्लामिक लॉ। ठीक है, नाउ द इस्लामिक लीगल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, इज्तिहाद, शरिया। यहाँ पे क्या ये नहीं कि पहले तो शरिया लॉ और फ़िक़्ह को यूज़ करते थे इस्लामिक लॉ में, अब इस्लामिक लॉ में कुरान को भी यूज़ किया जाता है, सुन्ना को भी यूज़ किया जाता है, इजमा, कियास, इज्तिहाद को भी यूज़ किया जाता है। शरिया लॉ गवर्न्स अ नंबर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की है। जितने भी आपके पास इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे जो हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ लिखी हैं। बेसिकली इस्लामिक लीगल सिस्टम के बारे में बता रहे थे। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने हिंदू कल्चर के ऊपर भी यहाँ पे बात लिख सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कैनन लॉ। कैनन लॉ में ये है कि कैनन लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज दी क्रिश्चियन कैनन लॉ। बेसिकली जो कैनन लॉ है वो क्रिश्चियन से निकला है। ठीक है, क्रिश्चियंस कैनन लॉ इज़ अ सिमिलर टू सिविल लॉ। ठीक है, कैनन लॉ रेफर्स टू द बॉडी ऑफ एसलीसियल, बहुत मुश्किल नाम है, कह रहे हैं कि जो कैनन लॉ है वो इधर से निकला है, इस नाम से निकला है, इस चीज़ से। ठीक है, डिवेलप्ड विद इन दी क्रिश्चियनिटी। बेसिकली क्रिश्चियंस के लोगों के अंदर से ही ये कैनन लॉ निकला है। ठीक है, कैनन लॉ रेगुलेट्स द इंटरनल ऑर्डरिंग ऑफ द रोमन कैथोलिक। बेसिकली रोमन कैथोलिक जो भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो चीज़ें डील करती थी उनसे ही बेसिकली ये लॉ निकला है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन होगा उसको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। एंड दी एंग्लिकन चर्चेस, यानी कि जो चर्चेस मौजूद थी, एंग्लिकन चर्चेस जो थी, उनसे जो है कैनन लॉ निकला है। कैनन लॉ इज़ अमेंडेड एंड अडॉप्टेड थ्रू द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द चर्च। जो चर्च की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, ठीक है, उन्होंने इस कैनन लॉ को बनाया। ठीक है, उसको अमेंड किया, चेंजेस की, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया। तो बेसिकली चर्चेस से और क्रिश्चियंस से और रोम की क्रिश्चियनिटी से सारों से कैनन लॉ बना। सही है, कैनन लॉ इंक्लूड्स बोथ डिवाइन लॉ एंड दिस लॉ। इसका मैं नाम नहीं ले सकती, काफ़ी मुश्किल नाम है। ओके, आई एम स्किपिंग दिस। दिस लॉ इज़ रूटेड इन चर्च लॉ। बेसिकली ये जो नाम यहाँ पे लिखा है ये इसको हम चर्च लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैनन लॉ भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जितना भी हम पढ़ते रहे, हम कैनन लॉ की हिस्ट्री पढ़ते रहे, तो बेसिकली शॉर्टली हमें यही समझ आया कि कैनन लॉ जो है क्रिश्चियन लोगों से निकला है। क्रिश्चियन लोगों के चर्च ने कैनन लॉ को जो है लॉ की शक्ल में बनाया। ठीक है, चर्चेस का काफ़ी रोल अदा होता है इसमें कि चर्चेस ने भी कैनन लॉ को बनाया। तो बेसिकली यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अगला आता है कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ बेसिकली कस्टम से निकला है। कस्टम्स में क्या होता है, हम पुराने ज़माने में जो लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, जो बड़े थे वो किस तरह से छोटे लोगों के मसलों को हल करते थे, ये सारी चीज़ें जो है कस्टम होती हैं। ठीक है, कि पुराने वक्त में लॉ तो होता नहीं था, तो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को चलाते थे उसको हम कहते थे कस्टम। कस्टमरी लॉ इज़ रिकग्नाइज्ड बट अ वीक सोर्स ऑफ लॉ। बेसिकली कस्टमरी लॉ रिकग्नाइज तो है लेकिन ये काफ़ी वीक सोर्स है। ठीक है, बिकॉज कस्टमरी लॉ एग्जिस्ट वेयर अ सर्टेन लीगल प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व। बेसिकली अब मिसाल के तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, अब इंडिया में जो भी लोगों के पुराने रूल होते थे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, उसी से ही कस्टम निकलेगा और वो कस्टम जो है उसी एरिया को ही डील करेगा। अगर हम यूके की बात करें तो यूके का कस्टम डिफरेंट होगा, वो इंडिया से डील नहीं करेगा। तो बेसिकली हर जगह का कस्टम उसी जगह पर ही काम करेगा। सही है, अब इंडिया का कस्टम ज़रूरी नहीं है कि इंडिया पे काम करे। सही है, ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। कस्टमरी लॉ कंटिन्यूज टू बी इन यूज़ इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़। और कस्टम को हम आने वाले वक्त में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स होंगे पुराने वक्त के जो हमारे आजकल के जनरेशन में भी काम आएंगे, तो हम उन कस्टम्स को भी आजकल के जनरेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जूइश हल्का लॉ आ जाएगा, हलाका लॉ। नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ फुली गवर्नड थ्रू हलाका। बेसिकली क्या यहाँ पर है कि सारे कंट्रीज़ जो हैं हलाका लॉ से नहीं चलता। कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें हलाका लॉ होते हैं, यानी कि जूइश के लॉज आते हैं। सही है, हाउएवर डिस्प्यूट्स बेस्ड रूलिंग इन अ जूइश कंट्री आर लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। या भी यही कह रहे हैं कि जो भी लॉज जूइश को डील करेंगे उसमें ये हलाका लॉ लगेगा। बस आप सिंपल वर्ड्स में इसको आप लिख दें कि जो भी लॉज जूइश को डील करेंगे उसमें हलाका लॉ लगेगा। सही है, और हलाका लॉ जो है जूइश लोगों ने बनाया था
शॉर्ट वे में लिख लें। अब आते हैं सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम इज ड्रॉन आउट और टेकन आउट फ्रॉम सिविल लॉ लीगल सिस्टम और मार्क्सिज्म लीगल लेनिस्ट आइडियोलॉजी। बेसिकली जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है वो सिविल लॉ से भी निकला है और मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडियोलॉजी से भी निकला है। ये बात उन्होंने लिखी है, सही है। अब उसी के आगे पॉइंट्स लिखे हैं कि बेसिक आइडिया ऑफ सोशल लीगल सिस्टम, कि सोशल लीगल सिस्टम इज ए बेसिक आइडिया अबाउट स्टेट ओनरशिप रादर दैन प्राइवेट ओनरशिप। बेसिकली जो सोशल लीगल सिस्टम है वो स्टेट ओनरशिप को डील करता है, प्राइवेट ओनरशिप्स को नहीं डील करता, सही है। इसमें ज़्यादातर लोग सोसाइटीज़ और स्टेट्स को डील करेंगे, नॉर्मल लोगों को नहीं डील करेंगे, नॉर्मल लोगों की ओनरशिप को डील नहीं करेंगे। सोशलिस्ट लॉ ओरिजिनेटेड इन रशिया, ये जो रशिया से निकला है सोशलिस्ट लॉ, ठीक है। सोशलिस्ट लॉ ओरिजिनेटेड इन रशिया आफ्टर रशिया रेवोल्यूशन। जब रशिया में रेवोल्यूशन आया उस वक्त जो है सोशल लॉ बना, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम बना, ठीक है। और ये बना था 1917 में सोशल लीगल सिस्टम, ठीक है। चाइना एज अ सोशल स्टेट, चाइना जो है वो एक सोशल स्टेट है, ठीक है। इन द 1982 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना इज द करंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लेड बाय द वर्किंग क्लास एंड बेस्ड ऑन द अलाइन वर्किंग ऑफ द पेसेंट। बेसिकली जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो चाइना का इस वक्त 1982 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस वक्त चल रहा है चाइना में, वो वही उसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आर्टिकल है वही आर्टिकल यही कह रहा है कि जो चाइना है वो एक सोशलिस्ट स्टेट है, ठीक है। वहाँ पे जो है पेशेंट्स यानी कि किसान की फैमिली हो गई या नॉर्मल फैमिली है, सारे लोग बराबर हैं, ये बात यहाँ पे लिखी है। इन द सोशलिस्ट सिस्टम इज द बेसिक सिस्टम ऑफ द पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ द चाइना। डिस्ट्रप्शन ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम बाय एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चाइना का कंट्री है वो एक सोशलिस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन आना यानी कि सोशल सिस्टम में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस अगर आई तो उस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया, सही है। अगला है लीगल प्लुरलिज्म। ये क्या होता है? लीगल प्लुरलिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल लीगल सिस्टम विद इन वन जियोग्राफिक एरिया। हम एग्जांपल देती हूँ, अगर हम यूएसए की बात करें, अब एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजन हो, जैसे कि इस्लाम भी मौजूद हो, जूइश का भी लॉ मौजूद हो, जितने भी लॉज अगर एक ही कंट्री में मौजूद हों उसको हम कहते हैं लीगल प्लुरलिज्म, ठीक हो गया। For example, like in India, there is Islamic legal system available for the Muslim of India. Basically यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल इंडिया की दे दी है कि इंडिया के अंदर आपको इस्लामिक लीगल सिस्टम भी मिलेगा ताकि मुस्लिम की जो मेजॉरिटी इंडिया में मौजूद है वो भी वहाँ पे इजीली रह सके। तो बेसिकली इंडिया में आपको इस्लाम भी मिलेगा और साथ में हिंदू का लॉ भी मिलेगा और साथ में ब्रिटिश का लॉ भी मिलेगा। तो बेसिकली जहाँ पे डिफरेंट लीगल सिस्टम मौजूद हों उसको हम कहते हैं लीगल प्लुरलिज्म, यानी कि एक ही कंट्री में एक ही जियोग्राफी में जो मौजूद होना डिफरेंट लीगल सिस्टम, उसको हम लीगल प्लुरलिज्म कहेंगे। अब कंक्लूजन में लिखा है टू कंक्लूड दैट लॉ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एंड डेवलपिंग द ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं कि लॉ जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सोसाइटी को चलाने के लिए, ठीक है। लॉ होगा तो ह्यूमन बींग्स मजीद डिवेलप करेंगे। लॉ गिव्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू ह्यूमन बींग्स, लॉ प्रोवाइड सोशल कंट्रोल। लॉ जो है लोगों पे ह्यूमन्स पे ड्यूटीज़ लगाता है और उन पर राइट्स भी उनके लिए रखता है। और लॉ होगा तो सोशल कंट्रोल होगा। सोशल कंट्रोल का मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट तभी चलेगी जब वहाँ पे लॉ मौजूद होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी हमने ऊपर पढ़ा था उसी को उन्होंने शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख दिया है मैंने।